आपने कहा था निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं जाएंगे, तो ये विचार अभी भी है या रद्दोबदल इसमें हो सकता है, किसी सिंबल पे जा सकते हैं? सर्वेश जी, ये जनता का फैसला है, जनता जनार्दन होती है। जनता नहीं, आपका फैसला बताओ। नहीं, मैं तो जनता के साथ हूँ। जनता ने मुझे बजरंग आश्रम में, आप भी मौजूद थे, हजारों लोग थे, उन्होंने एक सूत्र के अंदर रमन भ्याना को कैंडिडेट घोषित किया था। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही टिकट है। यदि कोई पार्टी आपको टिकट का ऑफर करती है, आती है, ऑफर आ रही है, लेकिन मैंने तो एक ही बात रखी है, मेरे लिए तो जनता जनार्दन टिकट है, वही टिकट किसकी ऑफर आई है? किसकी ऑफर आई है? तो आप ही भली बातें जानते हैं, सारा सुरेश जी आपको सब पता है। हमने सबसे पहले तो हमने सुंदरीकरण पे ध्यान देना है, स्वच्छता पे ध्यान देना है, और हम इसके लिए भी हम एक बजट मतलब जो मॉडल लेके आए हैं वो भी हम बताएंगे आपको विस्तार से। आप ये भी कहते थे कि हाउस टैक्स माफ कर देंगे, उस हाँ एजेंडे जी, में हाउस अभी टैक्स कायम है माफ या बदल करेंगे, गया? बिल्कुल माफ करेंगे, 100 वर्गज तक का। नहीं, किस कैपेसिटी में करेंगे? ये उपेंद्र जी बताइए, आप लोगों को बताना एक बार, उपेंद्र जी बताएंगे हमारे मीडिया से। हमारा तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मात्र 100 करोड़ से भी कम का है। एक द्वार को बनाने में खर्चा कितना आने वाला है? मात्र 1.5 करोड़ का। 17 द्वार में खर्चा कितना आएगा? मात्र 25 करोड़ का। जिस बोटिंग का हम हब बनाएंगे, जिसको हम ठेका देंगे, उसकी साफ सफाई का जिम्मा तो उसी का ही रहेगा, और जो उससे आमदनी आएगी वो कमेटी को आएगी। आपको लगता नहीं सारी चीज हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है? सर ऐसा है, अगर आप सपने नहीं देखते आप जिंदा लाश हैं। अगर ये खरा ना उतरे, उस दिन आप कोई मौजूद होंगे, तो बेशक आप इसको धक्के मार के भी दिखा देना, मुझे इस बात पे भी खुशी होगी। प्रदेश में जल्द ही नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं और इनमें हांसी नगर परिषद भी शुमार है। लिहाजा सरगर्मियां बढ़ रही हैं और इसी सरगर्मी के बीच आज पहले से चेयरमैन का चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके रमन भ्याना ने पत्रकार वार्ता की, अपनी बात रखी, अपने सपने बताए और कुछ वायदे भी किए। आपको याद होगा रमन भ्याना कोविड के वक्त से लोगों के जहन में है। कोविड के वक्त उन्होंने काम किया था, खासतौर पर गली मोहल्लों में सैनिटाइजेशन का काम उन्होंने किया था। इसके बाद से वो लोकप्रिय हुए, लोगों के बीच गए और अब चुनाव में इस मुद्दे को भी वो सामने रखना चाहते हैं। पत्रकारों ने उस पर सवाल भी उठाए, उनसे सवाल किए, जवाब भी मिले। कुल मिलाकर रमन भ्याना ने ये कहा कि कम से कम वो सपने ले तो रहे हैं, सपने देख तो रहे हैं। और रमन भ्याना की टीम ने एक कहावत का भी जिक्र किया जिसमें ये कहा जाता है, द सक्सेस ऑफ ड्रीम्स, जो सपने लेते हैं वो कामयाब भी होते हैं। इस दौरान रमन भ्याना के पिता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वे अपने पुत्र को ये कह चुके हैं कि हर हाल में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। आइए आपको सीधे सुना देते हैं रमन भ्याना और उनकी टीम क्या क्या कह रही है। जब कोरोना काल में जो महामारी थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन लेना आवश्यक भी है। जब कोरोना काल के अंदर जन सेवा कर रहे थे हम, उस वक्त शहर की हर गली, हर मोहल्ले में मेरा जाना हुआ, और जो समस्या थी, मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी हांसी की, वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। और एक जुनून पैदा हुआ सेवा भाव में जब हम लगे हुए थे। मैं आपके माध्यम से एक बात मेरे कम्युनिस्ट परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने भी मेरा कंधे से बढ़कर साथ दिया। जब उस वक्त हम सेवा भाव में लगे हुए थे, तो एक दर्द मुझे मिला, हमारी हंसी अब हमें वो हंसी नहीं चाहिए, हमें आगे लेके जाना है। और इसमें हमने एक चीज़ देखी कि हंसी माँ हमारी कैसे आगे बढ़ सकती है, हमारा हंसी का विकास कैसे आगे बढ़ सकता है। उस दौरान एक हंसी का इतिहास है हमारा। हंसी हमारी कभी राजधानी हुआ करती थी, हंसी कभी हमारा जिला हुआ करता था, और एक इतिहास है, पृथ्वीराज चौहान की नगरी है। हमारे यहाँ श्री जगन्नाथपुरी धाम की बहुत बड़ी महत्व है, और हमारा लाल सड़क का एक बहुत बड़ा इतिहास है। हम एक दिशा में गए कि जो हमारा हंसी का इतिहास है वो बंद पन्नों में है, अगर उसे धरातल पे हम ले आएं तो हम कहीं आगे तक बढ़ सकते हैं।
उसमें हमने एक हाँसी के लिए एक मॉडल लेके आए, प्रोजेक्ट लेके आए। इसका क्या कारण रहा, जब सेवा भाव कर रहा था मैं, उस वक्त कितने बुरे हालात थे। हमारे हाँसी की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। उस वक्त हमारे आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथी जितने भी शहर के थे, मुझे जनता ने मुझे एक प्रेरित किया कि रमन, आपने इतनी सेवा की है, हम ये चाहते हैं कि हम इससे ऊपर आप सेवा करो। तो उन्होंने मुझे उकसाना शुरू किया कि जनता ने कि चेयरमैन का चुनाव आ रहा है नगर परिषद का, आप आइए, चुनाव लड़िए और हाँसी माँ की सेवा कीजिए। तो ये आवाज़ मेरे घर तक गई और मेरे पिताजी मेरे समक्ष बैठे हैं, साथ बैठे हैं, और इन्होंने भी एक बात कही, उन्होंने नहीं रमन, सेवा करनी है तो कितनी कर ले, राजनीति में हमने नहीं जाना। फिर हाँसी की जनता, हाँसी के हमारे भाई, जिन्होंने एक उम्मीद पाली कि हाँसी का विकास हमारा बेटा, हमारा भाई रमन कर सकता है, तो मेरे घर तक आवाज़ गई, मेरे पिताजी तक पहुँचे लोग। उन्होंने एक मेरे पिताजी से आग्रह किया कि भ्याना जी, आप अपने बेटे रमन को हमें दे दो, हमें एक उम्मीद दिखाई दे रही है। तो याद होगा पीछे 26 सितंबर 2021 बजरंग आश्रम में हजारों लोग इकट्ठे हुए और वहीं बैठकर 51 सदस्यीय टीम ने मेरे पिताजी से मुझे मांग लिया, और बाकी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सबने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। उस दिन हाँसी की जनता, जनार्दन एक भगवान का रूप होती है, उन्होंने हाँसी नगर परिषद चेयरमैन के लिए मुझे उम्मीदवार उतारा, और मेरे पिताजी ने मुझे हाँसी की जनता की सेवा के लिए मुझे समर्पण कर दिया। और उसी दिन ही हमने जो मॉडल हाँसी के लिए बनाया था, उसको हमने वहाँ भी बताया था, और आज आपके बीच में भी समक्ष रखना चाहता हूँ कि आज हमारी हाँसी तहसील है, और जो तहसील, उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें आज देखो 75 वर्ष हो गए, आज़ाद देश हुए हमारे। तो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव आए, चाहे विधानसभा का चुनाव आए, जो भी नेता आता था वो एक ही बात करता था, आपकी सीवर व्यवस्था ठीक कर देंगे, आपकी पानी की व्यवस्था ठीक कर देंगे, आपकी बिजली की व्यवस्था ठीक कर देंगे। और इन्हीं 4 बातों पे हमें उलझाए रखा, हमें इससे बाहर नहीं निकलने दिया, और आज भी वही समस्या जो कि त्यों ही है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज तक मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता, जितने पूर्व विधायक, पूर्व चेयरमैन रहे, मेरे लिए आदरणीय और सम्मानित हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और जो एक सोच लेके आए, मैं और टीम रमन भ्याना, एक हाँसी नगरी को अगर पृथ्वीराज चौहान की धार्मिक व पर्यटन नगरी बना दिया जाए, अगर पर्यटन नगरी बन जाए, एक द्वारों की नगरी बन जाए, तो हमारा हाँसी कहीं आगे तक बढ़ सकता है। मैं तो ये कहूँगा, एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी का सवाल है।
और एक सोच लेकर आए हम। और मैं तो ये मानता हूँ, सोच, एक नेक इरादे और कड़ी मेहनत और सच्ची लगन हो, कोई भी काम असंभव नहीं होता, वो संभव हो जाता है। उसमें हम जो मेन लेके आए, हमने रखी लाल सड़क की बात। बरसी गेट से लेके गोसाई गेट तक पूरी सड़क लाल रखने की बात की। और जो दोनों साइड जो मार्केट है, जो बिल्डिंग्स है, उनको शटर को सबको लाल कर दिया जाए। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसकी दीवार के ऊपर 25 बाई 60 का एक ऐसा बनाया जाए दृश्य रोलर का, कि वो दर्शाया जाए कि कैसे हमारी लाल सड़क का नाम लाल सड़क पड़ा था। और हमारा जो पृथ्वीराज चौहान जी का किला है, उसका जो पार्क है, उस पार्क के अंदर एक एलईडी लगाई जाए, कम से कम 1500-2000 कुर्सी हों। वहाँ 1 घंटा शाम को या सुबह, दोनों टाइम, उसका इतिहास हो, हमारे हाँसी का, पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास हो, लाल सड़क का इतिहास हो, हमारे हाँसी में क्या क्या चीज़ हैं उनका इतिहास हो। और ऐसे ही हम, जैसे हम दिल्ली से आते हैं, एंट्री करते हैं हाँसी में, बाईपास पर एक पृथ्वीराज चौहान जी का एक बहुत बड़ा विशाल द्वार बनाया जाए। उस द्वार पर पृथ्वीराज चौहान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा हो और उस पर लिखा हो, पृथ्वीराज चौहान की धार्मिक व पर्यटन नगरी हाँसी में आपका स्वागत है। ऐसे ही हम, जैसे हम हिसार से आते हैं, हम हाँसी की तरफ, अरूढ़ जी महाराज, हमारे अरोड़ा वंश के संस्थापक, जो भगवान राम जी के पोते लव, जो लाहौर के राजा थे, उनका एक द्वार बनाया जाए, उनकी एक प्रतिमा लगाई जाए कि अरूढ़ जी महाराज, अरोड़ा वंश के संस्थापक, प्रवेश द्वार। तो ऐसे ही हम 17 द्वार लेकर आए हम। ऐसे ही हम समाधा की बात करें, श्री जगन्नाथपुरी धाम की बात करें, काफ़ी हैं, वो आपको दे दिया जाएगा। तो इससे क्या हो, रिक्शा वालों की आमदन बढ़े, ऑटो वालों की आमदन बढ़े, रेहड़ी वालों की आमदन बढ़े, रोजगार के अवसर पैदा हों। हम काफ़ी चीज़ें ऐसे लेके आए। और हम एक अलग नई चीज़ लेकर आए, स्टेडियम की बात। दूसरी बात, मैं मेडिकल लाइन से बिलोंग करता हूँ, एक मेडिकल हब बनाने की बात रखी मैंने। विश्व स्तरीय लाइब्रेरी की बात रखी हमने। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, 15-16 हैं। और जिसमें एक शुल्क शौचालय, जितनी मार्केट है हाँसी के अंदर, उसके अंदर जैसे हम देखते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट आजकल ज़्यादा हो गए, महिलाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसके लिए हमने एक शुल्क शौचालय रखने की बात रखी हर मार्केट के अंदर। काफ़ी बातें हैं जो अब कर लो, आप जो क्वेश्चन करना चाहते हो आप। सर, आपने दरवाजों की बात की, अभी गेट बनाएंगे, गेट से पहले शहर के अंदर जो रोड है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होना बढ़िया है। मैंने सबसे पहले एक ही बात रखी है, हमारे देश को लगभग 75 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए। इन 4 समस्याओं से आज भी हम जूझ रहे हैं, चाहे रोड की बात ले लो, चाहे सीवर व्यवस्था की बात ले लो, चाहे पानी व्यवस्था की बात ले लो, चाहे बाबा आदम के ज़माने की जो तारें आज भी लगी हुई हैं। हम छोटे होते थे, आज भी वही, उस टाइम भी हम ये देख रहे थे और आज भी हम ये देख रहे हैं। और ये तो मात्र ही 5% काम है। अगर सच्ची लगन और सच्ची नीयत से काम किया जाए, हमने सबसे पहले तो हमने सौंदर्यीकरण पे ध्यान देना है, स्वच्छता पे ध्यान देना है। और हम इसके लिए भी हम एक बजट, मतलब जो मॉडल लेके आए हैं, वो भी हम बताएंगे आपको विस्तार से। आप ये भी कहते थे कि हाउस टैक्स माफ कर देंगे, उस हाँ एजेंडे जी, पे अभी कायम माफ है या बदल करेंगे, गया? बिल्कुल माफ़ करेंगे, 100 वर्ग तक का। नहीं, किस कैपेसिटी में करेंगे? ये उपेंद्र जी बताइए, आप लोगों का बताना एक बार। उपेंद्र जी बताएंगे, हमारे मीडिया सलाहकार।
मतलब जो काम विधानसभा करती है वो आप कर देंगे? देखो जी, कानून है आपके बात, ऐसे बात नहीं रखी है हमने, आप करिए। देखिए, म्युनिसिपल कमेटी एक्ट 1973, आज जो हाँसी की जनता है वो ऐसी नहीं है, सारी एजुकेटेड जनता है। अपने गूगल के ऊपर एक लाइन आप टाइप करिए, सारे जो भी यहाँ पर बैठे हो या कहीं से भी, वो जो भी मेरी आवाज़ यहाँ से सुन रहे हैं वो वहीं पर टाइप कर सकते हैं। हरियाणा म्युनिसिपल कमेटी एक्ट 1973, उसके अंदर धारा 69, 70, 71 के अंदर कमेटी जितने चाहे जितने भी वो टैक्स दिए हुए हैं वो कमेटी के अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। और उसी के अंदर अगर आप आगे जाते हो 83 के अंदर, धारा 83 के अंदर उसके 2 के 2 क्लोज के अंदर ये स्पष्ट लिखा है कि धारा 69, 70, 71 के तहत, जिसके अंदर आपका हाउस टैक्स भी आता है, आप जब चाहें कमेटी जब चाहे उसे निलंबन कर सकती है, खत्म कर सकती है, कम कर सकती है, आगे के लिए पारित भी कर सकती है। भूपेंद्र जी, कर लगाने का काम और कर हटाने का काम सरकार का होता है, जो विधानसभा बिल्कुल होता है। अगर यदि सरकार ने ही जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन से आपको वो लाइन हटा देनी पड़ेगी। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो लाइन लिखी है तो चेयरमैन के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता है। गहना साहब, फिर आप ये कह रहे हैं कि विकास कराएंगे, तो विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा जी? और पैसा तो जो है ये हाउस टैक्स से ही आता है। ऐसे है सबसे जी, ज़्यादा जो है हम जी जो बात कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पर शर्मा जी, आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। आपने ये कहा कि हाउस टैक्स से ही पैसा आता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कमेटी के अंदर जो है शॉप्स होती हैं उनके रेंट से भी पैसा आता है। इसके अलावा हमने बात करी एम्प्टी तालाब को जो है, जो वहाँ पर हमारा, उसको बोटिंग का हब बनाया जाए, जिसको हम ठेका देंगे, क्या वहाँ से आमदनी नहीं आएगी? आएगी। ठीक इसी तरह से हमने एक म्यूजियम का भी जिक्र किया है अपने एजेंडा के अंदर। जो म्यूजियम की जो टिकटें बढ़ेंगी, अगर यहाँ पर पैटर्न बढ़ेगा, उससे आमदनी के बहुत सारे साधन क्रिएट होंगे। हम कब तक पिछली उन्हीं चीज़ों के अंदर वहीं पर ही डिपेंड रहेंगे? क्यों हम आमदनी के साधन ना बढ़ाएं? क्यों हम जो है आगे ना बढ़े? हम वहीं तक क्यों रुके रहें? हमारा दिमाग इन 4 चीज़ों के अंदर क्यों लगाया जा रहा है? कब इससे उभरेंगे हम? समय आ गया है, देश की जनता पढ़ी लिखी है, उसको ये चाहिए कि इन 4 चीजों से उभर करके वो आगे बढ़े और समाज के अंदर अपनी एक नई दिशा स्थापित करे। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई प्रश्न आता है, आप खुल के मेरे से कर सकते हैं। आपने आमदनी खड़ी करने की बात की, लेकिन वो जब तैयार होगा, जब आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, इनका सवाल दोबारा से दोहरा देती हूँ कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए पैसा कहाँ से लेकर के आएंगे? देखिए, ऐसा नहीं होता। ग्रांट जो है वो हर डिवीजन के अंदर बराबर ही आती है। ऐसा नहीं होता, पक्षपात नहीं होता कि इस डिवीजन के अंदर इस तरह से ग्रांट आ गई, इस डिवीजन के अंदर इस तरह से ग्रांट आ गई। अभी का पीछे पेमेंट नहीं आई है, पेमेंट आई है, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक हेल्थ के अंदर भी आई है और कमेटी के अंदर भी आई है। तो हमारे को तो इतनी चाहिए भी नहीं। हमारा तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मात्र 100 करोड़ से भी कम का है। एक द्वार को बनाने में खर्चा कितना आने वाला है? मात्र 1.5 करोड़ का। 17 द्वार में खर्चा कितना आएगा? मात्र 25 करोड़ का। जिस बोटिंग का हम हब बनाएंगे, जिसको हम ठेका देंगे, उसकी साफ सफाई का जिम्मा तो उसी का ही रहेगा, और जो उससे आमदनी आएगी वो कमेटी को आएगी। आपको लगता नहीं सारी चीजें हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है? सर, ऐसा है, अगर आप सपने नहीं देखते, आप जिंदा लाश हैं। खुद जो है ना, हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी ये कहते थे, सपने वो जो सोने ना दें, वरना जो व्यक्ति सपने नहीं लेता वो कुछ बना कैसे सकता है? जब ये आप जिस बिल्डिंग के अंदर भी बैठे हो ना, जिसको इस बिल्डिंग ने बनाया, उसने भी सबसे पहले ये सपना लिया कि मैं ऐसे ऐसे करके इसको बनाऊंगा। साक्षात है। अगर हम आगे बढ़कर के, जिसकी सोच ही नहीं होगी, वो आगे बढ़ेगा कैसे? सबसे पहले खुद को बदलो, सोच को बदलो, और फिर दुनिया को बदलो। सबसे पहले जरूरत है हमें खुद को बदलने की, कि ये सोच रखने की कि हाँ, हम यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और इसी तरह से रोजगार आएगा। चेयरमैन साहब, सबसे ज्यादा जो आपने विकास के अंदर बातें बताई है, तो उस विकास के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार रह गया। उस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे जो आम आदमी के जो है टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है इस समय? शर्मा जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। हम इसी लगन से लगे हुए हैं। हमने ये प्रोजेक्ट ये भी तैयार कर लिया है कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। हमने जो मेन क्या है, 5 टेबल है पूरी हाँसी कमेटी के अंदर, हाउस टैक्स की, असेसमेंट की, बिल्डिंग ब्रांच की, और जन्म मृत्यु प्रमाण की टेबल है, और एक रेंट की है। हम ऐसे वो लगाएंगे, पूरे हाल के अंदर लगाएंगे कि जैसे कैंप लगता है लाइन के अंदर, और बाकायदा उस पर लिखा जाएगा कि जिसकी क्या जरूरत है, फॉर्मेलिटीज़ हैं, उस पर लिखा जाएगा बोर्ड के ऊपर। और जिस दिन सेम डेट के अंदर कोई फाइल आएगी,
सेम डेट के अंदर उसी सेम डेट के अंदर नेक्स्ट टेबल पे वो फाइल जानी चाहिए, नहीं तो सेकंड डे हम उसको कारण बताओ नोटिस पूछेंगे। राणा साहब, मेरा सीधा आपसे सवाल ये है कि भ्रष्टाचार, जो ये तो ऑफिस का भ्रष्टाचार है, जो एमसी और चेयरमैन की जो है हिस्सेदारी, और उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो जी, आपने तो बहुत बढ़िया सवाल किया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब मुखिया ईमानदार हो ना, मुखिया ईमानदार हो, तो ईमानदारी से काम करे, तो नीचे वाले की हिम्मत नहीं है। समान काम 27 के 27 वार्ड। मैं आपको आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर परमपिता परमात्मा और आपके सहयोग से, झांसी की जनता के सहयोग से हमें ये मंजिल मिलती है ना, 27 के 27 वार्डों में जो पार्षद बनेंगे ना, नेक्स्ट बार उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे पार्षद बनेंगे वो। अच्छा, आखिरी सवाल ये है बेटा साहब कि आपने कहा था निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं जाएंगे, तो ये विचार अभी भी है या रद्दोबदल इसमें हो सकता है, किसी सिंबल पे जा सकते हैं? सर्वेश जी, ये जनता का फैसला है, जनता जनार्दन होती है। जनता नहीं, आपका फैसला बताओ। नहीं, मैं तो जनता के साथ हूँ। जनता ने मुझे बजरंग आश्रम में, आप भी मौजूद थे, हजारों लोग थे, उन्होंने एक सूत्र के अंदर रमन भ्याना को कैंडिडेट घोषित किया था। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही टिकट है। यदि कोई पार्टी आपको टिकट का ऑफर करती है, आती है, ऑफर आ रही है, लेकिन मैंने तो एक ही बात रखी है, मेरे लिए तो जनता जनार्दन टिकट है, वही किसकी ऑफर आई है? किसकी ऑफर आई है? तो आप ही भली बात जानते हैं सारा, सुरेश जी, आपको सब एक दो पता का है। नाम तो बताइए सर, किसी पार्टी का। सर, ऐसा है कि यहाँ पर रमन भ्याना जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और हमें जिस दिशा में जाना नहीं, उस चीज का जिक्र करने की हम कोई आवश्यकता नहीं समझते। थैंक यू। कुछ कहना चाहोगे? पूछना चाहते हैं? ऐसा है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। एक मिनट बोलो। आप सिर्फ एक नगर परिषद के बारे में एकत्रित हुए हैं, हम यहाँ तक ही सीमित न रहें, हम देश के बारे में भी ज़रा सोचें कि कैसे जब घर से कोई बात चलती है तो परिवार तक पहुँचती है, परिवार से जब चलती है तो समाज तक पहुँचती है, और समाज से जब चलती है तो गांव तक पहुँचती है, गांव से चलते शहर के, और शहर से चलते और महानगर, और धीरे 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 चलते राजधानी तक पहुँचती है। तो कहने का मतलब मेरा कहाँ से शुरू था कि ये नगर परिषद का एक चुनाव के बारे में आप एकत्रित हुए हैं। इसके माध्यम से अगर सुधार हम नीचे से करेंगे तो आपकी नकल करते करते ये आवाज़ देश की चोटी तक पहुंचेगी कि वाकई एक ईमानदार और मेहनतकश, तो अगर शहर का, हाँसी शहर का कोई चेयरमैन बनता है तो मिसाल बनकर दिखाए और आपका हिंदुस्तान उसकी नकल करे कि ऐसा होना चाहिए। मेरे कहने का भाव समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। मैं प्रण देता भी हूँ, प्रण देता भी हूँ। मैंने जनता को सौंपा था तो जनता को ये भी कहा दिया था, अगर ये खरा ना उतरे, उस दिन आप कोई मौजूद होंगे तो बेशक आप इसको धक्के मार के भी दिखा देना, मुझे उस बात पे भी खुशी होगी। मतलब त्याग, मैंने त्याग किया है। अगर हम बात करें त्याग की, दो ही कथाएं हमारे हिंदू धर्म में आती है, सनातन धर्म में, रामायण और महाभारत। रामायण का अर्थ है देना और महाभारत का अर्थ है लेना, छीनना, और हक लेना चाहिए और छीनना चाहिए। हम कभी बात कहते हैं कि महाभारत का राज्य होना चाहिए, नहीं, हम हमेशा कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य कब स्थापित होगा? जब हम कुछ देंगे, देने की क्षमता रखें। राम ने भरत को राज दे दिया और भरत ने उसको स्वीकार करते हुए उनके खड़ाओं को एक समर्पित कर दिया, अपने आप को उन्होंने उससे सवाया होकर दे दिया। अगर हम जनता को कुछ सुविधा देने की कोशिश करेंगे तो जनता आपको खुद ब खुद उसमें शामिल होकर इस विकास के लिए सहयोग भी देगी।
मेरा तात्पर्य समझे। अभी प्रश्न चल रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, भाई आप हाउस टैक्स माफ कैसे करेंगे। मेरा मतलब यह है कि यहाँ दाने भी बहुत हैं। अगर आप जनता को कुछ देना चाहते हो, जनता को अपने स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ सेवा करना चाहते हो, तो जनता आपको स्वीकार करेगी, जनता आपको प्रोत्साहित करेगी। मैं तो इतना ही कहूँगा कि देना सीखो, लेना मत। मैं ज़्यादा मैं कहता हुआ इतना ही। कुछ और कुछ किसी ने पूछना हो तो मेरा तो ये प्रण भी है। मैंने कहा कि प्रण लेता भी हूँ, प्रण देता भी हूँ, वचन देता भी हूँ, वचन लेता भी हूँ। ये वचन मैंने बेटे से ले चुका हूँ कि ईमानदारी से चलना, वरना इस अखाड़े में मत